पता है कि लास्ट लेक्चर सेशन में हम लोगों ने आइडियलिज्म के बारे में जाना था कि आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कैसा होना चाहिए और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर्स की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये ओवरऑल हम लोगों ने लास्ट 2-3 लेक्चर में पूरे आइडियलिज्म को कवर किया था। नेक्स्ट लेक्चर सेशन में आज हमारा होगा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है? ये नेचर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नेचुरलिज्म यानी नेचर क्या होती है? आपकी प्रकृति होती है और लिज्म आपका जुड़ा है, तो लिज्म को हमने वाद बताया था यानी प्रकृतिवाद। यानी प्रकृतिवाद क्या है और प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रकृतिवाद शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था को माना या दिया, तो प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था को रूसो ने दिया या प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था के जनक रूसो को माना जाता है। थोड़ा सा प्रकृतिवादी शिक्षा के बारे में ओवरऑल हम चर्चा करेंगे संक्षेप में, फिर एक एक करके हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक कौन हैं? तो प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक रूसो हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था औपचारिक शिक्षा का विरोध करती है। औपचारिक एजुकेशन क्या होता है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से रूल्स, नियम, रेगुलेशन के तहत चलती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग औपचारिक शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। जैसे अभी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओपन, डिस्टेंस, ये एजुकेशन भी आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म औपचारिक शिक्षा का विरोध करती है। अर्थात जो एजुकेशन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, उस एजुकेशन का कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद विरोध करता है। हमारी जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, ये औपचारिक एजुकेशन का ही एग्जाम्पल्स है। हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो कौन सी एजुकेशन है? तो औपचारिक एजुकेशन है। यानी इसका करिकुलम डिसाइड है, टाइम टेबल डिसाइड है, पाठ्यक्रम का ड्यूरेशन डिसाइड है, पेपर, परीक्षा, प्रैक्टिकल, वाइवा, मार्कशीट, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें डिसाइड हैं। विद्यालय डिसाइड है। जब सारी चीजें फिक्स होती हैं तो ऐसी शिक्षा को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो प्रकृतिवाद औपचारिक शिक्षा का विरोध करता है। नेक्स्ट है, रास ने इसको निषेधात्मक शिक्षा बोला, यानी प्रकृतिवादी शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा कहा। प्रकृतिवादी शिक्षा का आशय स्वयं करके खोजना है। क्या करना है? प्रकृतिवादी शिक्षा का जो मेन आशय है वो स्वयं करके खोजना है। और जो ये विशेष बल देता है तो प्रकृति पे बल देता है। ज्ञान जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रकृतिजन्य होना चाहिए। आचार मीमांसा की जो है प्रकृतिवाद की, वह आचार मीमांसा है कि मनुष्य को सुखी बनाना। किस चीज का करता है प्रकृतिवाद? तो प्रकृतिवाद विरोध करता है विद्यालय का विरोध करता है, शिक्षक का विरोध करता है, समय सारणी का विरोध करता है, परीक्षा पद्धति का विरोध करता है। यानी जो प्रकृतिवादी
दार्शनिक हैं, जैसे हमने नाम लिया कि प्रकृतिवाद के जनक रूसो को माना जाता है और आदर्शवाद के जनक प्लेटो को माना जाता है। आइडियलिज्म आदर्शवाद पढ़ करके हम लोगों ने फिनिश किया है। आइडियलिज्म के जनक कौन है? तो आइडियलिज्म के जनक प्लेटो हैं और प्रकृतिवाद के जनक रूसो को माना जाता है। तो जो प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक हैं, तो रूसो महोदय ने विद्यालय का विरोध किया है, शिक्षक का विरोध किया है, समय सारणी का विरोध किया है, परीक्षा पद्धति का विरोध किया है, अर्थात पूरी की पूरी औपचारिक एजुकेशन का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि बालक को प्रकृति के गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, बालक को जो कुछ बनना होगा वो खुद में से खुद स्वयं ही बन जाएगा। उसको सिखाने की, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति में उसको खुला छोड़ दो, उसको जो कुछ भी बनना होगा वो खुद में से खुद बन जाएगा। समझा रहे हो? प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है। यानी ये चीज बताया जा रहा है कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है, यानी जो हम लोग यहाँ पे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिज्म जितने ये हमें पढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी के पार्ट हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को जन्य मानती है। अर्थात प्रकृतिवाद के अनुसार पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति जन्य है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार सत्य नहीं है। यानी प्रकृतिवादियों का कहना है कि भौतिक संसार ही सत्य है। ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट हमें दिखाई दे रहा है यही सत्य है, इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक संसार सत्य नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार हमने बताया था कि आध्यात्मिक सत्ता ही सत्य होती है। लास्ट अध्यात्मवाद का जो एम होता है, अध्यात्मवाद की शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह आत्मा अनुभूति, आत्मा की प्राप्ति करना होता है। यहाँ पे प्रकृतिवादी बता रहे हैं कि कोई भी आध्यात्मिक सत्ता नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, जो कुछ भी है वो भौतिक संसार ही सत्य है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानती है। यानी जो प्रकृतिवादी हैं वह आध्यात्मिक सत्ता को या ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। इनका आशय यह है, प्रकृतिवादी शिक्षा का विचारधारा यह है कि मनुष्य अपनी लाइफ में खुशहाल जीवन जिए, जिसे प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये बताया जा रहा है कि मनुष्य को जो प्राकृतिक शिक्षा देती है वो खुशहाल जीवन जीने की संज्ञा देती है कि मनुष्य खुशहाल जीवन जिए। ये आपका प्रकृतिवाद था जो प्रकृतिजन्य पदार्थ या भौतिक सत्ता को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, भौतिक जगत में ही विश्वास करते हैं। ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। इनका कहना है कि कोई भी ईश्वर नहीं है, जो कुछ भी है वो प्रकृति की होती है। अब प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषता क्या है, यानी प्रकृतिवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो प्रकृतिवाद प्रकृति का अनुसरण, यानी प्रकृतिवाद की विशेषताएं हैं प्रकृति का अनुसरण, यानी प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार प्रकृति का कहीं ना कहीं अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारी प्रकृति कह रही है उसी प्रकृति के अनुसार हमें चलना चाहिए। यानी नेचर से जो सीख हमें मिल रही है तो नेचर से हमें सीख लेना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल,
यानी प्रकृतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। पुस्तकीय शिक्षा का विरोध, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब बालक की जैसे नीड हो, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान किया जाए। पुस्तकीय शिक्षा का विरोध, यानी प्रकृतिवाद क्या है, वह पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये विद्यालय का विरोध करता है, शिक्षक का विरोध करता है, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है, परीक्षा सिस्टम का विरोध करता है, टाइम टेबल का विरोध करता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अध्यात्मवाद के अंतर्गत ऐसी कौन सा वाद है जो औपचारिक शिक्षा का विरोध करता है, तो प्रकृतिवाद है जो आपका औपचारिक शिक्षा का विरोध करता है। तो पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। बालक की स्वतंत्रता पर बल, यानी हमें बालक को जो कुछ भी सिखाना है एकदम फ्रीली तरीके से सिखाना है, बंधन मुक्त करके सिखाना है, उसको बंधन में रख करके नहीं सिखाना है। बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल। प्रकृतिवादी शिक्षा विचारधारा के अनुसार बालक की जो योग्यताएं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं, उसकी क्षमताएं और रुचियों पर बल देता है। यानी बालक के अंदर जो उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है और साथ में इंटरेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग सिखाया जाना चाहिए। यानी जैसे जिस बच्चे में क्षमता है, योग्यता है, रुचि रखता है जो चीज सीखने के लिए, उसको वही चीज सिखाना चाहिए। जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा है, अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है 8वीं क्लास का कोर्स पढ़ लेने की, तो उसके लेवल की चीजें उसको सिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास में जा करके हम 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके एज के अकॉर्डिंग वो उनको सुटेबल नहीं बैठेगा। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, यानी इंद्रिय प्रशिक्षण, इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियों को ज्ञान का मुख्य द्वार कहा जाता है। मोस्टली जो चीजें भी हम लोग सीखते हैं तो कहीं ना कहीं इंद्रियों के माध्यम से ही सीखते हैं। आप लोग अभी तक जो भी जानते रहे हैं कि इंद्रियों की संख्या 5 होती है, लेकिन अब बड़े हो गए हैं आप, इंद्रियों की संख्या 5 नहीं होती जबकि 13 होती है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 आपकी कर्मेंद्रियां होती हैं, एक आपकी उभय इंद्रिय होती है, जिनको मिला करके इंद्रियों की संख्या कुल 11 बताई गई है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक आपकी उभय इंद्रिय, जो मिला करके 11 इंद्रियां होती हैं। हर एक इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखता है वो कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके ही सीखता है। अब प्रकृतिवाद एवं शिक्षा, ये तो प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषता थी। अभी हमने जो बताया आपको कि प्रकृतिवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो प्रकृति का अनुसरण करना, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध, बालक की स्वतंत्रता पर बल, बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। ये प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषता थी। अब देखना हमें कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन करते हैं और औपचारिक शिक्षा का विरोध करते हैं। यानी जो भी प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग हैं वो निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं और औपचारिक शिक्षा का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। यानी प्रकृतिवादी प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रकृतिवाद के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में व्यक्ति की मदद करती है। रूसो के अनुसार रोजमर्रा के व्यवहारों को बदल डालो, सदा सर्वदा तुम्हारा कृत्य सही होगा। रूसो महोदय ने यह कहा है कि अपने रोजमर्रा के व्यवहारों को चेंज कर दो, आपका हमेशा भला ही होगा। शिक्षा का उद्देश्य
क्या होने चाहिए प्रगतिवाद के अनुसार, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो जीवन संघर्ष के लिए शक्ति एवं योग्यता का विकास करना, यानी प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, तो प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ये बताए गए हैं कि जीवन संघर्ष के लिए शक्ति एवं योग्यता प्रदान करना, क्योंकि हर व्यक्ति लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है। तो प्रगतिवाद आगे जीवन जीने के लिए जो भी व्यक्ति संघर्ष करता है उसके लिए शक्ति एवं योग्यता का विकास करना है। मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, यानी प्रगतिवादी शिक्षा के उद्देश्य है कि मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, यानी जैसा पर्यावरण इन्वायरमेंट हमारा कह रहा है उसी इन्वायरमेंट के अनुसार ही हमें एडाप्ट होकर के रहना चाहिए, अपने आप को अनुकूलित करके चलना चाहिए। मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना, यानी इस प्रकार की एजुकेशन प्रदान की जाए ताकि मनुष्य प्राकृतिक जीवन जी सके या प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य हो सके। पूर्ण जीवन की तैयारी, यानी पूर्ण जीवन की तैयारी कहीं ना कहीं प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा बच्चे के हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयारी कराना है। जातीय गुणों का विकास करना है, ये शिक्षा के उद्देश्य थे। प्रगतिवाद तथा पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी मोस्टली जो शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं वो प्रकृति पर आधारित है कि हमें प्रकृति को फॉलो करके चलना है। बहुत बार आप लोग देखते हैं कि जो किसान व्यक्ति होता है, मजदूर टाइप का व्यक्ति होता है, वो पूरे दिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या और कोई भी मौसम हो, पता चलता है खुले में बराबर काम कर रहा है। तो उसके लिए चाहे जितनी भी धूप हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो एक व्यक्ति कामकाज करने वाला नहीं है, एसी में रहने वाला है, अगर इस तरह की जेठ के दोपहर में अगर उसको 4-6-10 कदम चलना पड़ जाए तो हो सकता है कि पसीना निकलने लग जाए और वह व्यक्ति उसको सरवाइव ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के अनुसार चलना है, जैसा प्रकृति सिखा रही है। प्रगतिवाद तथा पाठ्यक्रम, प्रगतिवाद के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए? रूसो ने अपनी पुस्तक एमील में विभिन्न स्तरों के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है, रूसो ने अपनी पुस्तक एमील, बहुत बार करके एमील पुस्तक के राइटर पूछ लेते हैं, जो बहुत ही फेमस बुक है एमील। एमील पुस्तक के राइटर हैं रूसो। अगर ये पूछा जाता है कि एमील बुक के राइटर कौन है, तो रूसो है। और रूसो की ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक थी एमील। रूसो ने अपनी पुस्तक एमील में विभिन्न स्तरों के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। यानी रूसो महोदय ने अपनी पुस्तक एमील में विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। इन्होंने प्रत्येक स्तर पर शारीरिक क्रियाओं एवं अनुभव को अधिक महत्व दिया है। यानी इन्होंने जो भी अपना करिकुलम बनाया है तो प्रत्येक स्तर पर इन्होंने शारीरिक क्रियाओं और अनुभव पे विशेष जोर दिया है और सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध किया है। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक। यानी सिद्धांत कुछ अलग होता है या अलग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब हम लोग अपनी व्यवहारिक लाइफ में उस चीज का उपयोग करते हैं तो व्यवहारिक लाइफ कुछ अलग होती है। तो इन्होंने प्रत्येक स्तर पर शारीरिक क्रियाओं एवं अनुभव को अधिक महत्व दिया है और सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध किया है। इन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान का क्या किया है? विरोध किया है। पाठ्यचर्या में खेलने, कूदने, तैरने, घुड़सवारी करने, हस्त कार्यों को विशेष महत्व देते हैं। यानी इन्होंने
अपने करिकुलम के अंतर्गत पाठ्यचर्या में खेलने कूदने, क्योंकि बच्चा खेलेगा कूदेगा कहाँ, प्रकृति के गोद में खेलेगा, खुले इन्वायरमेंट में खेलेगा, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत खेलेगा। और जब खेलेगा कूदेगा तो कहीं ना कहीं बालक का शारीरिक विकास होगा। तो पाठ्यचर्या में खेलने कूदने पे, तैरने पे, घुड़सवारी करने पे, हस्त कार्यों पे, यानी क्रिया आधारित कार्य जिसको हम कहेंगे कि करके सीखने पे, तो हस्त कार्यों को विशेष महत्व देते हैं। यानी रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में नेचुरलिज्म के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बताया है, तो उस पाठ्यक्रम में इन्होंने शारीरिक क्रियाओं पे बल दिया है, सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध किया है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत कहीं ना कहीं खेलने कूदने, तैरने, घुड़सवारी करने और हस्त कार्यों को विशेष महत्व देते हैं। अर्थात करिकुलम के अंतर्गत इन चीजों को रखा गया है। इस पेशर के अनुसार प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में आत्म संरक्षण के द्वारा जीवन की आवश्यकता की संतति तथा मनोरंजन के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात कही गई है। यानी दूसरे स्पेशर महोदय हैं, उन्होंने बताया कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में आत्म संरक्षण के द्वारा जीवन की आवश्यकता की संतति तथा मनोरंजन के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात कही गई है। अब प्रकृतिवाद तथा शिक्षण विधियां, यानी प्रकृतिवाद के अनुसार टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए। तो प्रकृतिवाद दर्शन परंपरागत शिक्षण विधियों तथा निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करता है। प्रकृतिवादी जो शिक्षण व्यवस्था है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स टीचिंग के पहले से चले आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं यह विरोध करता है। क्योंकि ये चीज मैंने शुरू में ही बता दिया कि प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों का ही नहीं बल्कि टीचर्स का भी विरोध करता है, विद्यालय का विरोध करता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, समय सारणी का विरोध करता है और यहाँ तक कि परीक्षा का भी विरोध करता है। तो वही चीज बताई जा रही है कि प्रकृतिवाद दर्शन परंपरागत शिक्षण विधियों तथा निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करता है। इसके विपरीत करके सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है नेचुरलिज्म का, वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यानी बच्चे जो चीज सीखें वो कहीं ना कहीं उस चीज को करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे बल देते हैं। इसमें बालक ज्ञान की खोज करके प्रक्रियाओं को संचालित करता है। यानी प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि बालक इसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की खोज करके प्रक्रियाओं को संचालित करता है। खुद से वह ज्ञान की खोज करे और इसके बाद प्रक्रियाओं को संचालित करे। जो भी उसके सामने चैलेंजेज आए, काम आए, उन कामों पे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करे। अतः प्रकृतिवादी दर्शन ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन एवं मॉन्टेसरी विधि को स्वीकार करता है। जो मेन विधियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं, क्योंकि आपको हमने बताया कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हो, और करके कहाँ सीखते हैं हम लोग? विज्ञान में। विज्ञान आओ करके सीखें। किस जगह सीखते हैं हम लोग? विज्ञान पे सीखते हैं। तो यानी जो साइंस बेस्ड टीचिंग मेथड्स हैं, उन साइंस बेस्ड टीचिंग मेथड्स में कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म फॉलो करता है, प्रकृतिवाद फॉलो करता है। इसके अंतर्गत बताया गया, अतः प्रकृतिवादी दर्शन ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को कहते हैं हम लोग खोजी, इसको डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, हिंदी में इसको खोजी विधि कहते हैं। यानी बालक को अन्वेषक के रूप में रखा जाता है, शिक्षक कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करता है और बालक खुद से स्वयं करके सीखता है। इसको किसने दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड्स को? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दिया था। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि ये छोटी बच्चों के लिए कारगर है। तो ह्यूरिस्टिक विधि मैंने बताया, डाल्टन विधि बताया, और साथ साथ
मांटेसरी विधि बताया। इन विधियों को फॉलो करते हैं। रूसो के अनुसार बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए। यानी ये बताया जा रहा है कि रूसो के अनुसार बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए। उनका कहना था कि अपने विद्यार्थियों को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे तो अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए। यानी रूसो महोदय का कहना यह था कि बच्चों को मौखिक रूप से कोई चीज ना सिखाओ, बच्चा अनुकरण करके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपीरियंस करके खुद में से खुद सीख लेगा। जब भी अवसर मिले उसे करके सीखने दो, और शब्दों द्वारा सीखने की बात अभी सोचो जब करके सीखना असंभव हो। यानी बालक को शब्दों द्वारा सिखाने का प्रयास तब करो जब कहीं ना कहीं खुद से करके सीखना असंभव हो, तब उसको शब्दों के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद तथा अनुशासन। प्रकृतिवाद के अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक स्व से शासित होना ही सच्चा अनुशासन है। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए यह किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध नहीं करते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि बालक स्व में अनुशासित होना चाहिए प्रकृति के अनुसार। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए यह किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध नहीं करते हैं। यानी स्व अनुशासन के लिए प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग मतलब बाहरी अनुशासन के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह ना तो दंड व्यवस्था में विश्वास करते हैं और ना शिक्षक द्वारा प्रभाव डालने की क्रिया में इनका तर्क है। यानी जैसे बालक बहुत बार गलतियां करता है, शिक्षक उसको दंड देता है, तो दंड की प्रक्रिया को प्रकृतिवादी नहीं स्वीकार करते हैं और न शिक्षक द्वारा प्रभाव डालने की क्रिया में इनका तर्क है कि दंड से बच्चों की मूर्तियों का दमन होता है और उनके व्यक्तित्व का सही विकास नहीं हो पाता है। प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक को अगर दंड दे करके सिखाया जाएगा या अनुशासन कायम किया जाएगा तो धीरे धीरे करके होता क्या है कि बालक की मानसिकता कुंठित होने लगती है और वह अपनी समस्याओं को या अपने भावों को अपने शिक्षक के सामने या अपने बड़े बुजुर्गों के सामने सहज रूप में नहीं रख पाएंगे। इसलिए जबरदस्ती दंड दे करके अनुशासन कायम नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट के अंदर अभी इसको हम फिनिश करते हैं। प्रकृतिवाद तथा शिक्षक। प्रकृतिवाद के अनुसार टीचर्स कैसा होना चाहिए? रूसो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को कोई स्थान नहीं देते थे। यानी रूसो महोदय, क्योंकि शुरुआत में ही बता दिया गया कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है वो शिक्षक को भी स्वीकार नहीं करती है। क्यों नहीं स्वीकार करती है? क्योंकि उनका मानना यह है कि शिक्षक भी इसी समाज का दूषित अंग है। जब समाज दूषित है तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी उसी समाज में रह रहा है, अर्थात शिक्षक भी दूषित होगा। तो रूसो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को कोई स्थान नहीं देते थे, जबकि इसके विपरीत अगर आप आदर्शवाद में देखेंगे तो शिक्षक को देवतुल्य माना गया है, अर्थात शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है। लेकिन प्रकृतिवाद में ऐसा नहीं है। इनका कहना था कि शिक्षक भी दूसरी समाज का अंग होता है, उससे बच्चों के सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। यह बच्चों को प्रकृति के गोद में रखकर उनके स्वतंत्र विकास करने के पक्ष में थे। इस प्रकार यह प्रकृति को ही शिक्षक मानते थे। यानी रूसो का कहना यह था कि बालक को स्वतंत्र रूप से प्रकृति के गोद में छोड़ दो, उसको जो भी बनना होगा वो खुद में से खुद स्वयं बन जाएगा। इस प्रकार यह प्रकृति को ही शिक्षक मानते थे। इसलिए रूसो यानी प्रकृति से अगर बालक सीख रहा है तो ये प्रकृति को ही शिक्षक मानते थे। प्रकृतिवाद तथा शिक्षार्थी। यानी शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार? प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं
यानी जो प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग थे वो बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं, यानी बालक ही केंद्र बिंदु होता है। बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैदा नहीं होता है, अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा का निर्माण किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं पैदा होता, यानी बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं पैदा होता, अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा का निर्माण किया जाता है। कि बालक का किस प्रकार से विकास हो, इसके लिए शिक्षा का निर्माण किया जाता है। आज के सेशन में इतना ही।